नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती पढ़ेंगे। पाठ के अगले भाग को पढ़ने से पहले हम पढ़े गए अंशों को दोहरा लेते हैं। एवरेस्ट जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इस पर्वत शिखर को नेपाल और तिब्बत में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले 1849 में एक सर्वेक्षण दल को यह पता चला कि यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बाद कई पर्वतारोहियों ने अपने दल के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु सबसे पहले 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिलती है। इसके बाद 1965 में लेखक अपने दल के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकलते हैं। चढ़ाई करने के दौरान इन्हें जिन जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है और जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनका वर्णन किया गया है। अब तक लेखक और उनके दल येलो बैंड की तरफ पहुंच चुके हैं। अब येलो बैंड से आगे की चढ़ाई इन्हें करनी है। आगे के अंशों को पढ़ते हैं। मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। यह छेद बूटों की कील से हुआ था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फूदौर्जी ने बर्फ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह रावत था। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है। उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। अभी तक कभी भी एक रस्से पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है, इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कता पूर्वक हमने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुँचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभाल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक सकरी गली में पहुंच गए, जिसे मैंने इंडियाज़ डेन नाम दिया। यहाँ पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। लेखक को कुछ समय के बाद ऐसा महसूस होता है कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जब वे ध्यान से देखते हैं तो ऑक्सीजन वाली जो सिलेंडर थी, मुंह तक जाने के लिए जो पाइप लगा हुआ था, नली लगा हुआ था, उसमें छेद हो चुका है। यह छेद कैसे हुआ? बूटों की कील से हो गया था। अब वहाँ पर बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फूदौर्जी क्या करते हैं, थोड़ा सा बर्फ़ काट के बैठने के लिए स्थान बना देते हैं। वहाँ वे लोग बैठकर पहले टेप की सहायता से उस छेद हुए नली को बंद करते हैं और उसके बाद जब लगता है कि अब नली अच्छे से बंद हो गई है और लेखक को सांस लेने में अब कठिनाई नहीं हो रही है, तब ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति हाथ हिलाता हुआ, हाँफता हुआ धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा है। जब ध्यान से देखते हैं तो वह रावत थे और उनसे पता चलता है कि बहुगुणा जो थे वे बीमार पड़ गए हैं, इसलिए वे रुक गए हैं। अब उन्हें अकेले ही आगे आना था, तो रावत को क्या करते हैं कि लेखक और उनके साथी फूदौर्जी के बीच में उन्हें जगह दे देते हैं। अब तक कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से 2 से अधिक रस्सियों में बंधकर आगे नहीं बढ़े थे, परंतु अब एवरेस्ट की चढ़ाई में 3 व्यक्ति साथ हो गए थे। अब तक इस तरीके से करना मुश्किल भरा हो सकता था, लेकिन इनके पास कोई उपाय अभी नहीं था, इसलिए इन्होंने रावत को अपने साथ रस्से में बांध लिया था।
3 व्यक्तियों के बंध जाने से एक रास्ते में क्या हुआ कि इनकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई, यानी ये लोग अब धीरे धीरे चल पा रहे हैं, क्योंकि रास्ता ऐसा सकरा है, एकदम कम चौड़ा जगह है, उसमें इन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नहीं तो किसी तरीके से अगर इन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती थी। धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से ये लोग दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर को पार कर लेते हैं और एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुंचकर ये लोग क्या करते हैं, शिखर से कुछ मीटर ही नीचे बाएं की तरफ मुड़ जाते हैं। और इसमें इन लोगों को थोड़ा समय लगता है, परंतु ये सावधानी से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसी जगह हो गई थी, एकदम कम चौड़ाई वाली जगह हो गई थी, जिस वजह से क्या था कि एक ही व्यक्ति पहले आगे बढ़ सकता है, बाकी 2 व्यक्तियों को रस्से को थाम कर रखना पड़ता है। धीरे धीरे इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस समय इस स्थान को लेखक ने नाम दिया इंडियाज़ डेन। अब यहाँ पहुँचकर ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी की थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा थी। लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुँचे। यहाँ से एक सकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर न जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहे। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो नीचे से ढीली थीं। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हर पर्वतारोही इस चिमनी से परिचित है, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की ज़रा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और भी ढलवा चट्टानें थीं जिन्हें पार करना असंभव था। फूदौरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फूदौरजी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहते, क्योंकि तीनों एक ही रस्से से बंधे हुए थे। आखिरकार फूदौरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया था। रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मुझे फूदौरजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगी। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। अब ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और लेखक को अब बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि अब उन्हें हिलेरी की चिमनी को पार करना था और इसके पहले भी कई लोग जो यहाँ आ चुके हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अगर एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है तो सबसे मुश्किल रास्ता यही है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जिस रास्ते में गुजरते हैं वो बहुत ही सकरा है, यानी कम जगह है। अब ये सभी धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी जो नीचे से ढीली थी। कई बार इन लोगों को एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जाने के लिए कूदना पड़ रहा था और जैसे ही ये थोड़ा नीचे की तरफ देखते तो थोड़े से डर जाते थे, क्योंकि नीचे की तरफ 2500 से 3000 मीटर गार था। गार का अर्थ होता है गड्ढा या नीची वाली ज़मीन।
लेखक और उनके साथी हिलेरी के चिमनी के ठीक नीचे पहुंच चुके हैं। यह सबसे बड़ी बाधा इनके लिए है और इन्हें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। सभी पर्वतारोही इसी हिलेरी की चिमनी के विषय में ही चिंता करते हैं, क्योंकि इसे पार करना थोड़ा मुश्किल है। चट्टान पर हाथ या पैर रखने की ज़रा सा भी जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चिकनी है, जिसकी वजह से इन लोगों को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। फू दोरजी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, परंतु बार बार वे फिसल गए। क्या करते हैं कि कुल्हाड़ी की मदद से छेद करते हैं और उसके सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। एक बार कुल्हाड़ी से चट्टान पर छेद कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अपने जूतों यानी जो बूट उन्होंने पहन रखा है जिसमें कीलें होती हैं, उससे पैर जमाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से ये पहले पहुंच जाते हैं और फिर पीछे से रावत और इनके साथी अन्य भी पहुंचते हैं। इन्हें यह चट्टान पार करने में कम से कम 20 से 30 मिनट का समय लग गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बर्फ़ के एक चबूतरे पर थे और वहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होते गए और पहले की ही तरह बाईं ओर चट्टान और दाईं ओर बर्फ़ थी। पहाड़ी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ़ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा। स्थिति यह थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन भीतर कहीं से यह भी आवाज़ उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे, हमसे ज़रा ही ऊपर एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी थी और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोंकी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थीं। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। अब लेखक और उनके साथी एक बर्फ के चबूतरे के पास पहुंच जाते हैं, यानी फैली हुई जगह थोड़ी है। अब थोड़ी देर के लिए वहां पे वे लोग आराम करने लगे। यहाँ से आगे जो रास्ता था वह ढलान थोड़ा कम था। एक तरफ चट्टान थी तो दूसरी तरफ केवल बर्फ। पहाड़ी लेकिन अभी भी बाकी ही थी। चिमनी तो ये लोग पार करके आ गए तो बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी इनका संघर्ष कठिन ही था। इन्हें अब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। ये काफ़ी थक भी गए थे और इनका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी इनके अंतरात्मा से यानी मन से यह आवाज़ आती कि नहीं, अभी भी चढ़ाई पूरी करनी बाकी है। इसलिए थोड़े समय रुककर ये लोग फिर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हैं। इन्हें सामने ही एक मेहराब सी दिखाई देती है। मेहराब शब्द का अर्थ होता है दरवाजे के ऊपर बना अर्धमंडलाकार भाग जैसा, यानी जैसे दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा अर्धमंडला आधा घुमा हुआ बना रहता है, वैसा ही इन्हें अब दिखाई देता है, जो कि एवरेस्ट का ही शिखर है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे इनके चेहरे पे अब खुशी आने। ऑक्सीजन के मुखपट और बर्फ से ढके होने के बावजूद इन्हें एक दूसरे की खुशी दिखाई देती है और एक दूसरे को ये शाबाशी देते हैं। यहाँ पिछले जो दल आए थे उन्होंने तिरंगा यहाँ गाड़ा था, जो फटने के बावजूद अभी भी गर्व से लहरा रहा था। इधर उधर कई दलों के झंडे और निशानियाँ भी पड़ी हुई थीं। अब अगले अंशों को पढ़ते हैं।
हमने घूमकर चारों ओर लंबी नज़र डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नज़र डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फुदोरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फ़ोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। अब ये लोग एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच चुके हैं। चारों तरफ नज़र जब घुमाते हैं तो एक तरफ इन्हें तिब्बती पठार दिखाई देती है और एक तरफ से इन्हें भारत का मैदान दिखाई देता है। ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। इन्हें थ्यांग बोचे मठ भी दिखाई देता है। यह दृश्य देखकर इन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। यह ऐसा दृश्य था, यह ऐसा पल था जिसे ये कभी भूल नहीं सकते थे। संसार के सबसे ऊंचे छत पे खड़े होकर ये चारों तरफ देख रहे थे और बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि इनकी चढ़ाई समाप्त हुई। रावत ने झुककर वहीं पर क्या किया कि दुर्गा की एक मूर्ति रखी और धूप जलाया। लेखक ने भी नानक के फोटो और माला निकाल कर वहाँ रख। फुदोरजी ने चांदी का एक लॉकेट वहाँ पे रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था और सभी ने अपने अपने आराध्य को धन्यवाद दिया। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए अब लेखक बिना समय नष्ट किए कैमरा निकालते हैं, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था तो थोड़े से निराश होते हैं। फिर वे दूसरा निकॉन का कैमरा निकाल के फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़ोटो लिया रंगबुक ग्लेशियर का। अब ये लोग यहाँ से चारों तरफ देखते हैं। संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़कर इनका समय सपने के समान बीत रहा था। यहाँ आए इन्हें आधा घंटा से अधिक समय हो चुका था। अब इनको वापस भी जाना है। समय कैसे बीत गया इन सभी को पता ही नहीं चला। अब ये लोग धरती माता को प्रणाम करते हैं और वापस लौटने लगते हैं। लेकिन लेखक के मन में थोड़ी उदासी हो जाती है। लेखक को अपनी उदासी का कारण समझ में नहीं आता है। वे मन ही मन यह भाव उनके आते हैं कि उन्होंने सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ ली है, जिसे छू लिया है उन्होंने, या इससे भी कोई बड़ी या कोई ऊंची जगह बची नहीं है चढ़ने के लिए। इस प्रकार लेखक और उनके साथी सफलतापूर्वक एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं।